So a very good morning, students. Students, first I will just take less than a minute. You in between that you just write down the question so that we will turn the page and try to solve it. Okay, I'll read out question for you. Question है, in Bohr's model of hydrogen like atom, Bohr's model hydrogen like atom, the force between the nucleus and electron is modified as this. वो ये कह रहे हैं कि बोहर का जो मॉडल है हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है कि ऐसे एटम्स जो सेम हाइड्रोजन के टाइप के, यानी जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वन होता है, ओनली वन. जैसे हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली वन होता है. रिमेंबर, ये अगर हाइड्रोजन है देन दिस इज अवर न्यूक्लियस और सिर्फ उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है. तो हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं. ओके, वो सारे के सारे. तो ऐसे हमें ढूंढने जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली एक हो तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएंगे. तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो फोर्स है वो ये है बीटा. इसमें ये बीटा है, बीटा क्या है? कांस्टेंट है. उन्होंने ये फोर्स हमें दे के रखा हुआ है. अब वो ये बोलते हैं फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन टर्म्स फॉर दिस एटम. फॉर दिस एटम कौन सा एटम? यानी जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है वो सारे. फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट आपको निकालनी है. nth मतलब इसमें जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे इसमें n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं ना, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं. सो फॉर दिस एटम द रेडियस, देखिए अगर ये nth ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेट्स से r होगा. तो nth रेडियस, तो वो ये बोल रहे हैं फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. ये nth ऑर्बिट है, उसका रेडियस कितना है? r है. ओके, nth ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस. आपको ये जो रेडियस है, ये nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, फॉर दिस द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, आपको बोहर रेडियस की टर्म्स में निकालना है. बोहर रेडियस की टर्म्स में निकालना है मतलब क्या है कि ये ए नॉट, बोहर की रेडियस मैं बताऊंगी, अभी हम सॉल्व करेंगे. आप जानते होंगे कि जो बोहर सर ने जो रेडियस दी है दैट इज ए इक्वल्स टू आर नॉट बाई जी करके कुछ है, उनका फॉर्मूला है, वो हम डिस्कस करते हैं. लेकिन आप अगर जानते हो तो उन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये वाला दिया है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई जी. जी क्या है? एटॉमिक नंबर है. आर जैसे ये वाली रेडियस आर हो गई हमारी, और आर नॉट हमारी जो इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस होती है. आर नॉट क्या है? बोहर रेडियस है. ओके, जो कि 53 पाइकोमीटर के आसपास होती है. 53 पाइकोमीटर. कौन है ये 53 पाइकोमीटर? आर नॉट होती है. तो आर नॉट इक्वल्स टू, जैसे सोडियम की बात कर ले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 11. तो यहाँ पे आप 11 रख दीजिए और आर नॉट की जगह क्या रख देंगे? आप 53 रख देंगे. तो ये बोहर रेडियस की टर्म्स में आपका आंसर आ गया. ओके, सो ए नॉट इज, और ए नॉट की जगह आपको ये सब पुट करना है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल के लिए प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. और ये जो है ये ऑप्शंस हमें दिए आपको इस टर्म में. nth देखिए, n क्या है? nth ऑर्बिट है. n क्या है? nth ऑर्बिट है. r क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. अब ये देखिए, इसको हमने a n की टर्म्स में निकाला, a नॉट, ए नॉट. अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम ए नॉट क्या है? एक्चुअली ये आर नॉट को ही कितनी बुक्स में ए नॉट करके भी लिखा हुआ होता है. ये आर नॉट को ही ए नॉट भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 53 पाइकोमीटर. ओके, सो ए नॉट एन स्क्वायर प्लस बीटा. बीटा यहाँ पे ए एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी ए नॉट ही आना चाहिए. ओके, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. और आपने होपफुली क्वेश्चन उतार लिया होगा, अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स इसमें यूज करने वाली हूँ. मे बी बहुत सारों को ये बात पता होगी, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज देखिए, और जिनको पता है जस्ट स्किप द वीडियो, फॉरवर्ड इट, तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा. ओके, आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस है, इफ दिस इज अवर न्यूक्लियस, और ये है हमारा ऑर्बिट जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. ये कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स. तो बोहर सर ने बोला है
कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है तो उन्होंने बोला है कि बोहर्स ने मतलब ये बोला है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन डी ब्रॉगली सर ने ये बोला है, डी ब्रॉगली, आप लोगों ने अक्सर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी सुनी होगी नाम से। सो डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो खाली वो पार्टिकल ही नहीं है, वो एक वेव भी है। तो इसका मतलब अब देखिएगा आप, अगर ये पार्टिकल है तो डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला है कि अगर पार्टिकल है तो इसके पास मास होगा, और मास होगा उसके पास वेलोसिटी भी होगी, और ये सब है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। इसके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, राइट, मोमेंटम भी होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है और ये किसी वेलोसिटी से घूम रहा है। आप जानते हैं ना कि कोई सर्कल में होता है तो देखिए ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हम ऐसे बताते हैं। इसका मतलब उसके पास मोमेंटम होगा। ओके, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं ये कंसेप्ट यूज करने वाली हूँ इसीलिए मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, तो m है, v है, तो इसके पास क्या है, मोमेंटम है। अब क्योंकि ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह भी बिहेव करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह। तो वेव की तरह बिहेव करता है तो हमेशा ये इंट्रीगल वेवलेंथ फॉलो करेगा। इंट्रीगल मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये कितनी वेवलेंथ है, एक, ये 1 वेवलेंथ। क्योंकि अब हम पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं कि वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो 1 2 3, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, 3 मतलब ये कंप्लीट वेवलेंथ 3। और अब देखिए यहाँ पे, अब ये मेरे पास स्पेस नहीं, मतलब ये और ये आपस में मिल नहीं रही है। तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव में बना रही है वो इस ऑर्बिट का नहीं है, वो इससे, क्योंकि देखिए ये दोनों वेव आपस में मीट ही नहीं करी। और उन्होंने क्या बोला, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ में ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल का ऑर्बिट है तो उसकी वेवलेंथ फिक्स है कि वो इतनी वेवलेंथ में ही यहाँ पे कंप्लीट करेगा अपना सर्कमफ्रेंस। आया समझ में। जैसे ये अब नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के लिए नहीं बना है। इंट्रीगल मल्टीपल का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे 1, ये 1 वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ, ओके सॉरी, ये 3 वेवलेंथ, और ये देखिए ये 4 वेवलेंथ है ना। थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझे कि 1, ये कंप्लीट वेवलेंथ 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ये कितनी वेवलेंथ है, 4 वेवलेंथ मिला के। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के लिए बना हुआ है। ओके, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 4 लैम्डा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 लैम्डा। एन की जगह आप क्या रख देंगे, 4 लैम्डा, क्योंकि ये 4 लैम्डा वेवलेंथ के आती है, राइट। 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये मैच ही नहीं किया, खत्म हो गया। इसका मतलब ये वेवलेंथ इससे यानी ये इंट्रीगल में आप ये कहेंगे कि मैम 1.5 नहीं चलेगी, नहीं। इंट्रीगल का मतलब ये होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.5 2.79 ऐसी कोई वेवलेंथ नहीं होती। कंप्लीट इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये इस ऑर्बिट के लिए वैलिड है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रह सकता है, ओके, अदरवाइज ये इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा। हाँ, इस ऑर्बिट के लिए कितनी वेवलेंथ, सपोज 4 है, तो इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं जिनकी इंट्रीगल वेवलेंथ 4 लैम्डा के बराबर है। इसीलिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के लिए बने होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड शेल के लिए बने होते हैं। क्योंकि देखिए अगर सेकंड शेल है तो ऑफकोर्स ये बड़ा है तो इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिसाइड करेगा। देखिए अब ये छोटा है तो देखिए इसमें इतना सा वेवलेंथ रिसाइड करे, मतलब आई एम नॉट गेट, यू आर नॉट, देखिए ये बस इतने से में खत्म हो जाएगा। ये 2 वेवलेंथ का है खाली, ऐसा आया समझ में। दिस इज द इंट्रीगल वेवलेंथ। तो अब बहुत सारे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि भाई जो वेवलेंथ है, अगर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ उसके पास हर पार्टिकल की अपनी एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को नाम दिया हमने लैम्डा से नाम दे दिया, चलिए। और जो इंट्रीगल पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अब देखिए ये जैसे 4 लैम्डा के बराबर है तो ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस में आ गया, ये
मतलब इसका मतलब क्या मैं ये ऐसा लिख सकती हूँ, इफ अ वेव इज इन कंप्लीट फेस, ये देखिए ये आपस में कंप्लीट फेस में है सबके सभी, ये देखिए फेस इनका कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट फेस में चल रही है, ये देखिए क्योंकि ये कांस्टेंट फेस में नहीं थी इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, इसका मतलब ये रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकता है। इफ अ वेव इज इन कंप्लीट फेस, कंप्लीट फेस मतलब ये देखिए आपस में मिल जाएंगी, ये देखिए वापस से इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, घूमा घूमा उसने राउंड लगाया, फिर वापस से यहाँ पे आ गया, अब वो कंप्लीट यहीं पे इसी फेस में, कंप्लीट फेस में, इज इन कंप्लीट फेस। तो तब क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो इसका सर्कुलर ऑर्बिट है, यानी ये जो इसका सरकमफ्रेंस है कितना होगा, 2πr, 2πr इसका सरकमफ्रेंस होगा क्या, बिल्कुल होगा। और 2πr किसके बराबर हो सकता है, मस्ट बी इक्वल्स टू इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा के बराबर हो सकता है, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इज आर, आप बोलेंगे मैम आर क्या है, तो देखिए ये इस ऑर्बिट का रेडियस है, ये ऑर्बिट का क्या है, रेडियस है आर, आ गया समझ में, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और n क्या है, n इज द नंबर 1 2 3 4 5, और n लैम्डा मैंने आपको समझाया ना, n लैम्डा के ही बराबर, ऐसा नहीं 1.5 2.7 नहीं, कंप्लीट होल नंबर 1 आना चाहिए, 2 3 4 ये सब आएगा। तो अगर ये वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब इफ द वेव इज इन कंप्लीट फेज, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, 2πr किसके बराबर होना चाहिए, उस n लैम्डा, जैसे यहाँ पे 4 लैम्डा है ना, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 लैम्डा। आ गया समझ में, ओके फाइन, ये तो एक चीज हुई। लेकिन डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला है कि अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास मोमेंटम है, उसके पास वेलोसिटी भी होती है, इसका मतलब उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि लैम्डा किसके बराबर होगा, ये डी ब्रॉगली सर की बात है, लैम्डा इज इक्वल टू हर पार्टिकल के पास उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, जिसको आप इस रिलेशनशिप से शो कर सकते हो। अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है, बहुत ही सिंपल सा है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसका आपको डेरिवेशन समझा दूंगी, ठीक है, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कैसे आया, तो मैं आपको इसका भी डेरिवेशन समझा दूंगी, ओके। तो आपके पास अब दो चीज हो गई, एक तो ये फर्स्ट और ये हो गया आपके पास सेकेंड, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और क्या हो गया 2πr इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर। ये किसने दी, ये कहां से आई, ये डी ब्रॉगली सर की हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉगली सर, ओके, डी ब्रॉगली सर की क्या है, ये हाइपोथेसिस है कि लैम्डा किसके बराबर है, एच अपॉन पी के बराबर है। और ये हमने 2πr एन लैम्डा के बराबर क्यों होता है, ये हमने अभी देखा, फाइन। अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या मैं पी को, ये जो पी है, पी क्या है, मोमेंटम, हिंदी में इसको संवेग, वेग भी बोलते हैं, संवेग या वेग बोलते हैं, नहीं संवेग बोलते हैं शायद। तो पी जो होता है वो होता है mv के बराबर, राइट। इसका मतलब लैम्डा किसके बराबर हो गया, h अपॉन mv के बराबर हो गया, लैम्डा किसके बराबर हो गया, h अपॉन mv के बराबर हो गया। तो क्या मैं इस लैम्डा की जगह ये सारी चीजें रख सकती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा रिलेशनशिप क्या आया, 2πr इज इक्वल्स टू h, सॉरी 2πr एन लैम्डा, 2πr 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा के बराबर आया, राइट। अब लैम्डा कितना है मेरे पास, एन एच अपॉन एम वी, ये देखिए इस वाले रिलेशनशिप से लैम्डा की जगह मैं एच अपॉन एम वी लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 2πr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी, कोई दिक्कत है तक। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो r है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगी, इस 2π को मैं नीचे लेके जाऊंगी और mv को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका mv, r तो ऑलरेडी यहाँ पे है, r mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, करेक्ट है। ठीक है, अब ये mv, अब आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया, देखिए कितना अच्छा है, ये है r, और आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ के रखा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि भाई अगर कोई पार्टिकल है और अगर वो किसी सर्कल में घूम रहा है तो ये होगी उसकी रेडियस r,
और ये होगा, ये पार्टिकल है तो इसके पास m मास भी होगा और ये होगा उसकी वेलोसिटी v। तो इसके पास क्या है क्योंकि जैसे हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं ना, लीनियर मोमेंटम यानी p इक्वल्स टू mv होता है, वैसे ही अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास एंगल आ गया, क्योंकि 2 पाई रेडियंस की बात करें ना, तो एंगल आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर का मतलब जब पार्टिकल कोई एंगल से नहीं चलता, जैसे कार है वो सीधी चल रही है, तो लीनियर मोमेंटम। हम वहां पे लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, वहां पे एंगल्स की बात नहीं करते, यहाँ पे हम स्पेशल एंगल की बात करते हैं। ओके, वैसे तो एंगुलर मोमेंटम आप किसी का भी, आप इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये कोई बात नहीं होती, लेकिन खैर वो बहुत डीप कंसेप्ट में चल जाएंगे। फिलहाल के लिए एक नॉर्मल भाषा में समझ रहे, वैसे एंगुलर मोमेंटम सब जगह निकल सकते हैं। ओके, लेकिन एंगुलर मोमेंटम अब फिलहाल यहाँ का टॉपिक जो हमें समझना है वो समझे, वरना हम बहुत डीप में चले जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम बहुत वास्ट कंसेप्ट है। तो एंगुलर मोमेंटम ये देखिए r है, ये m है, इसके पास मास है और इसके पास वेलोसिटी है, तो क्या बोलते हैं हम, r क्रॉस p। आ गया समझ में? और p क्या होता है, p क्या होता है, mv, m इंटू v, करेक्ट। ये देखिए rmv आ गया, rmv। इफ द एंगल इज 90 डिग्री तो साइन 91 हो जाएगा, तो rmv सिंपल सा आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है rmv। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। rmv को मैं क्या लिख सकती हूँ, rmv को मैं लिख सकती हूँ l का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, nh/2π। होपफुली यहाँ पे तो इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाली हूँ, दैट इज rmv इज इक्वल्स टू nh/2π। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई नो कि काफी लॉन्ग वीडियो हो चुका है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, बट समझाना जरूरी था। अदरवाइज जिन बच्चों को पता है वो तो ठीक है, स्किप कर दे, अदरवाइज जस्ट वॉच इट। सो फोर्स, उन्होंने क्वेश्चन में हमें फोर्स देके रखा है E² 4πε0 1/r² प्लस β/r³। ये हमें क्वेश्चन में फोर्स देके रखा है कि कोई पार्टिकल है जो घूमता है, उस पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये फोर्स होता है। ये देखिए, ये बोला हुआ है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है उसका, और हमें nth ऑर्बिट मान लेते हैं, ये उसका nth ऑर्बिट है, ये nth ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, ये nth ऑर्बिट है, जिसकी रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस है nth ऑर्बिट की मान लेते हैं, रेडियस है rnth दी हुई है। ओके, जो हमें ऑप्शंस में भी rn, इसीलिए मैंने rnth नाम दे दिया है। तो आप जानते हैं अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है तो इसके पास एक कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फोर्स तो ये क्वेश्चन में देके रखिए, लेकिन ये फोर्स, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसका मतलब ये फोर्स एक और बराबर होनी चाहिए, यानी F इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब क्या, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वेशन, इसको 3 नाम दे दूं, इसको 4 नाम दे दूं, इसको इक्वेट करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा mv²/r इज इक्वल्स टू E² 4πε0 1/r² प्लस β/r³। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पे v को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ से v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो मैं आपको निकाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख लीजिए, rmv इज इक्वल्स टू nh/2π। इसका मतलब v की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है यहाँ से, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई v कितने के बराबर होगा, ये rm नीचे चला जाएगा, v इज इक्वल्स टू nh 2π r और mv है, सॉरी 2πrm, ये देखिए। ओके, इसका मतलब यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल ले अगर, तो v कितना आ जाएगा, वापस मैं लिख देती हूँ nh 2πmr। ठीक है, अब ये v की वैल्यू जो आ चुकी है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए।
ओके, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैं पुट कर रही हूँ, तो m की जगह आप v की जगह ये रख दीजिए, दैट इज NH 2 पाई mr का होल स्क्वायर अपॉन r, यानी डिवाइडेड बाय r, है ना। ये v की जगह ये पूरा लिख दिया मैंने, और ये r तो ऑलरेडी है ही क्वेश्चन में। सो e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस बीटा r क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं पहले। एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, इन सबको होल खोलना है हमें। ओके, ब्रैकेट ओपन करना है। सो m अपॉन आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई होल स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन r क्यूब। ओके, m n स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई और ये पूरा के पूरा। ठीक है, आप देख लीजिए एंड देन नोट इट डाउन। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा 2 स्क्वायर तो 4 और ये पाई, तो इसका मतलब 2 2 4। तो यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या? m स्क्वायर एच स्क्वायर कट रहा है क्या? अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, e स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन सबको इधर लेके चले जाते हैं। ओके, m अपॉन r स्क्वायर m अपॉन अच्छा ये r स्क्वायर और r, ये r है और ये r स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको r क्यूब लिख सकती हूँ? बिल्कुल सही है, r क्यूब लिख दीजिए। सो n स्क्वायर एच स्क्वायर और ये 4 पाई यहाँ पे ऊपर ले जाइए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइड, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं यहाँ लेके गई और 2 2 4 और ये पाई स्क्वायर होगा m स्क्वायर r स्क्वायर और ये e स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्या बचा अब हमारे पास? सिर्फ यहाँ पे बचा r स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन r क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं रहता, बस ये, हाँ, एक पाई से ये पाई गया और एक m से m गया। वापस से लिखिए क्या बचता है हमारे पास। और एक और स्टूडेंट्स, यहाँ से r स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। हम वापस से लिख लेते हैं n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ऊपर देखिए एप्सिलॉन 0 बचा, नीचे बचा मेरे पास r क्यूब और पाई एक बचा है, m एक बचा है, r स्क्वायर और e स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं r स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाला r स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस बीटा अपॉन r, बस r बचेगा कि r स्क्वायर कॉमन निकाला है। सो ये r स्क्वायर से r क्यूब गया। तो हमारे पास अब फिर से क्या बचा? n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, यहाँ पे r बचा, पाई बचा, m। अब मैंने यहाँ पे r स्क्वायर क्यों लिखा है? अच्छा, मैंने r और r स्क्वायर को r क्यूब लिख दिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये r स्क्वायर और r मिला के r क्यूब हो चुका है, तो r क्यूब अब यहाँ पे एक और r की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास बचा r पाई m और e स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा r। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a नॉट को आप e स्क्वायर एच स्क्वायर, e देखिए एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर m पाई e स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बोला है उन्होंने कि a नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? मैं वापस से लिख देती हूँ, e स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन m पाई e स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, एच स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, पाई m है, ये देखिए पाई m, यानी ये पूरे के पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ a नॉट। और a नॉट क्या है? यही तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इट इज नथिंग बट बोहर्स रेडियस। ओके, विच इज 53 पाइकोमीटर, जो बोहर सर ने बोला था। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि भाई आप इसको ये पुट कीजिएगा, तो हम पुट कर देते। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये n स्क्वायर है ना, n इज द nth ऑर्बिट, याद है ना, nth ऑर्बिट। सो n स्क्वायर
ए नॉट, इस पूरे को ए नॉट लिख दिया, डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन आर। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर ए नॉट इज इक्वल्स टू, ये आर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर प्लस बीटा अपॉन आर हो जाएगा ना। ये आर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास आर है, ये और ये गया। क्या बचा अब स्टूडेंट्स हमारे पास? एन स्क्वायर ए नॉट आर प्लस बीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें आर चाहिए। उन्होंने क्या क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मैंने कितनी मानी है? आर एन मान के रखी हुई है ना। सॉरी, मैंने हर जगह सिर्फ आर आर कर दिया, एक्चुअली ये आर नहीं है, आर nth है, आर nth है। प्लीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मतलब आर जहां जहां मेरा आर है ना, वहां पे आप ये समझिए कि आर इक्वल्स टू आर nth है। nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये आर nth है। ओके, क्योंकि हमें ऑप्शन में एक्चुअली आर एन के फॉर्म में दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो आर माना है। तो आर nth उन्होंने बोला है कि जो आर nth है उसको आप बोहर रेडियस की टर्म्स में बताइए। फॉर दिस nth ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस, तो बोहर रेडियस इज इक्वल्स टू ए नॉट की टर्म्स में मैं बता रही हूँ। तो मुझे आर nth को बताना है ए नॉट की टर्म्स में, तो सिंपल सी बात है, एन स्क्वायर ए नॉट, बीटा को इधर लेके आ जाइए, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू आर nth। सही है। अरे आर nth को यहीं रखिए, बीटा को इधर लेके आ गए, ये तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? यही तो हमारा आंसर है। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, एन नॉट एन स्क्वायर ए नॉट माइनस बीटा माइनस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ठीक है। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, डू कमेंट। कोई डेरिवेशन आपको चाहिए मुझसे तो मैं वो भी हेल्प करूंगी। आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन इट। So please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.